हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर ये जो 6 है। पहले 7 था, अभी ये 6 हो गया है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर कट गया आपको पता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय के क्वेश्चन आंसर अपन देखेंगे। ठीक है, विज्ञान क्लास 10th। तो देखिए, ये पार्ट्स आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा इसको। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है, तो समझिए। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिक्रिया क्या होती है? देखो, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसको याद करना है। देखो, ये अनैच्छिक क्रिया होती है और टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया होती है वो मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क दोनों भाग लेते हैं इसमें, और ऐच्छिक क्रिया में केवल मस्तिष्क भाग लेता है। प्रतिवर्ती क्रिया की तीव्रता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और इसको टहलना को तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। ये जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व रखती है, और जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व के अतिरिक्त विभिन्न कार्य भी करता है टहलना। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य यानी न्यूरॉन्स के मध्य अंतर्गठन यानी जो सिनेप्स होता है उन वो क्या होता है, उनमें क्या होता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विभोचित करता है। ये आपको पता है, एक्सॉन होता है तंत्रिका, उसके अंत में जो विद्युत आवेग है कुछ रसायन बनाता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और उसके अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का आवेग प्रारंभ करते हैं, यानी कि वो अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो सिनेप्स यानी कि ये सिनेप्टिक दरार होती है बीच में दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो जो अनुमस्तिष्क है ना, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, शरीर की स्थिति तथा ये संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखिए, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते? हम अगरबत्ती की गंध का पता नासिका में स्थित ग्रहणग्राही द्वारा लगाते हैं। हमारी नाक के भीतर तंत्रिकाओं के शिरों के उत्तेजन से उत्पन्न संदेश मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क भाग तक पहुंच जाता है, जो अगरबत्ती की गंध का ज्ञान कराते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो देखो, सामान्यतः दैहिक प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। ठीक है, तथापि मध्यम मस्तिष्क सिर गर्दन एवं धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्यम मस्तिष्क किसका करता है? सिर, गर्दन और धड़। पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क पुच्छ, हृदय स्पंदन, श्वास दर, खांसना, छींकना, लाल श्रवण, रुधिर दाब, वमन, पसीना आदि क्रियाओं का नियमन करता है। समझिए, पादप हार्मोन क्या है? पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि एवं विकास अनुक्रियाओं का नियमन करते पादप हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक भी कहते हैं। पादप में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं: ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल, तथा एक है एथाइलिन। ठीक है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। वृद्धि को बढ़ाता है कौन? ऑक्सिन। ऑक्सिन पादप के तने के अग्र भाग में होता है और वायु की कोशिका बढ़ती जाती है और तना वृद्धि करता रहता है, तो ऑक्सिन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए समझिए इस चीज़ को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने लायक, कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायता करता है? तो समझिए, प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। जहाँ स्पर्श होता है वहाँ पे ये संवेदनशील, और वहाँ पर क्या होता है कि स्पर्शा अनुवर्तन गति प्रदर्शित करता है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आता है तो उसमें स्थित ऑक्सीजन स्पर्श के दूसरी ओर विचलित हो जाता है, जिससे दूसरी ओर की कोशिका अधिक विवर्धन करने लगती है और प्रतान विपरीत दिशा में मुड़ जाता। इस प्रकार प्रतान सहारे के चारों ओर कुंडलित होकर क्या करता है? वृद्धि करता है। ध्यान रखना, जब किसी स्पर्श के किसी आधार के संपर्क में आता है तो वहाँ का ऑक्सीजन पीछे खिसक जाता है उसके विपरीत और वहाँ की कोशिका फिर विवर्धन करने लगती है। तो जहाँ की कोशिका विवर्धन करती है उसके जो दूसरा भाग है वो आगे मुड़ता चला जाता है। जैसे मुड़ता चला जाएगा तो वो किसी सहारे के चारों ओर लिपट जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। कुछ नहीं है, जलानुवर्तन जल की ओर जड़ें कैसे गति करती है।
जब पौधे के किसी अंग की गति जल के उद्दीपन के कारण होती है तो इसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। जड़ें नमी की ओर बढ़ती है, इसे धनात्मक जलानुवर्ती कहते हैं। ये देखिए गमले, एक गमला लेकर उसके नीचे छेद में कॉर्क लगा देते हैं। ये लगा दिया कॉर्क। गमले को पानी से भर देते हैं और जब इसे बुरादे भरे एक बड़े बर्तन में रखते हैं तथा बुरादे में गमले से कुछ दूरी पर बीज बो देते हैं। गमले से कुछ दूरी पर अपने क्या बोना है, बीज बोना है। हम देखते हैं कि कॉर्क द्वारा धीरे धीरे बुरादे में पानी जाता है, ठीक है, जिससे बीज अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होते हुए बीज की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के विपरीत जल के स्रोत की तरफ वृद्धि करती है। अतः स्पष्ट है कि जड़ें जलानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है। गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है लेकिन फिर भी वो जो जड़ है ना वो जल की ओर गति करती है। देखिए समझिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है अपने शरीर के अंदर, उसमें से जो हार्मोन निकलता है उसी कारण जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है। और यह हार्मोन विशिष्ट ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो अलग अलग हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो रासायनिक संदेश वाहकों के रूप में लक्ष्य कोशिकाओं में पहुँचते हैं, जहाँ पे इनका कार्य होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनके कार्यों पर नियंत्रण समन्वय करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। आयोडीन युक्त नमक, समझिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जो अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि है को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। और थायरोक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा और हम गोइटर नामक रोग से ग्रसित हो जाएंगे, जिसे गलगंड या गेका रोग भी कहते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। अतः इस रोग से बचने तथा शरीर में आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। एड्रेनलिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो समझिए, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, सीधा रुधिर में स्रावित होता है एवं शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। एड्रेनलिन हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर ही कार्य करता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों को अधिक O2 की आपूर्ति हो सके। हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो ज़्यादा खून जाएगा वहाँ पे और ज़्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति होगी। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियाँ सिकुड़ जाती है, ये रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देता है और हमारे कंकाल पेशियों तक रुधिर पहुँचता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वास दर भी बढ़ जाती है। डायफ्राम पेशी के जो पसलियों की पेशी है वो संकुचित हो जाती है, श्वास दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को संकट से निपटने के लिए तैयार करती है। मधुमेह रोग इम्पोर्टेंट है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है। क्यों? तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय में होता है और इंसुलिन क्या करता है, रुधिर में शर्करा के स्तर यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यदि ये उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, जिस कारण शरीर पर अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सक इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित रह सके। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न, भाई साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट, ठीक है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाई तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। समझिए, यह है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की सबसे क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई। देखिए, ये केंद्रक होता है, ये ध्रुमिका होती है जहाँ से संदेश आते हैं। फिर यह आते संदेश कोशिका काम है, फिर तंत्रिका से होते हुए आगे एक्सन से होते हुए आगे बढ़ते और फिर यहाँ पर पहुँच जाते, यहाँ पे सिनेप्स होते हैं। ये कोशिका का है, तंत्रिका का अंतिम सिरा। समझिए, तंत्रिका कोशिका यह संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। यह तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा सूचनाएं उपार्जित की जाती है। देखिए, सूचना आती है वो यहाँ से आती है, यहाँ से, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा ये विद्युत आवेग पैदा करती है। यहाँ पे विद्युत आवेग पैदा हो जाता है और ये आवेग द्रुमिका से कहा आते कोशिका काय में, और जब तंत्रिका से होते हुए
ये इसके अंतिम सिरे तक यहाँ पे पहुँचते हैं, आगे पहुँचते हैं। एक्सॉन के अंत में यानी तंत्रिका के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन क्या करते हैं, रिक्त स्थान सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुवीका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इसी तरह का एक अंतर्गत यानी सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि कोशिका तक ले जाता है। ठीक है। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाश यानी प्रकाश की ओर गति। तो पादप परों का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। परो तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है और जड़ें ऋणात्मक अनुवर्तन दर्शाती है। जब वृद्धि करता है पादप प्रकाश को संसूचित करता है। एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, ऑक्सिन का होता है परों के अग्रभाग पर, ध्यान रखना, में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीजन विचलित होकर परों के छाये वाले भाग में चला जाता है और परों की प्रकाश से दूर वाली दिशा में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं को कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। और देखो जैसे सूर्य की ओर पौधा, तो पौधे का जो ये जो परो है, तने का भाग है जहाँ जो सूर्य की ओर है वहाँ पे तो प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश के विपरीत और ऑक्सीजन चला जाता है और बाकी कोशिका बढ़ती रहती है। तो वो जो तना है वो लगातार आगे बढ़ता रहता है विपरीत दिशा में, जहाँ कोशिका बढ़ती है वो नहीं, उसका विपरीत वाला भाग, और वो विपरीत वाला भाग अपने को पता है वो सूर्य की ओर होता है। तो अपन को ऐसा लगता है कि वो जो पौधा है, वो तना है, वो सूर्य की ओर गति कर रहा है। आगे समझिए। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? अगर मेरुरज्जु को आघात पहुंचता है तो संवेदी अंगों को मस्तिष्क की ओर ले जाने वाले मार्ग प्रदान करने में व्यवधान होगा, क्योंकि मार्ग तो मेरुरज्जु है। प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से ले जाने हेतु मार्ग प्रदान करने में व्याहक होगा। संवेदी अंगों आवेगों को भी प्रॉब्लम होगी और जो प्रेरक आवेग उनको भी जाने में भी प्रॉब्लम होगी और आने में भी प्रॉब्लम होगी। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियमन और संचालन में व्यवधान होगा जिनसे मस्तिष्क संबंधित नहीं होता है। भाई मस्तिष्क संबंधित है वहाँ पे तो हो जाएगा, जिनसे मेरुरज्जु संबंधित है वहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया में प्रॉब्लम आएगी। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। पादपों में उद्दीपित कोशिकाएं विभिन्न हार्मोन का श्रवण करती है। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इन हार्मोन का संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंचा दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए वृद्धि हार्मोन पादप प्रोर के शीर्ष भाग में संश्लेषित होकर विभिन्न भागों में पहुंचता है, जो कि कोशिका प्रवर्धन, शीर्ष प्रभावन, जड़ों की वृद्धि में कमी उत्पन्न करता है। इस प्रकार साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है, ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। ये पतझड़ के मौसम में पत्तियों की गिरने की दर को बढ़ाता है। कौन? एब्सिसिक। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायक है। एथिलीन हार्मोन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? देखो अनैच्छिक क्रिया ये मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और जो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, ये अचानक नहीं होती, जैसे हृदय के धड़कन वगैरह ये अचानक नहीं होती, ये तो अचानक होती है। कभी कभी उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच गैप भी होता है, यहाँ पर उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में गैप नहीं होता। ये अनैच्छिक पेशियों द्वारा होती है, ये ऐच्छिक पेशियों तथा ग्रंथियों द्वारा होती है। ये बाह्य प्रतिबंधों द्वारा प्रभावित नहीं होती और ये प्रतिबंधी द्वारा प्रभावित होती है। उदाहरण हृदय की गतियाँ मतलब क्रिया और सुई चुभ जाने पर हाथ को झटके से पीछे खींच लेना। देखो छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अधिवर्ग ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन का एक कार्य लिखिए। अधिवर्ग ग्रंथि से भाई एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन कोशिकाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हुए समन्वय स्थापित करता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन इंपॉर्टेंट साइटोकाइनिन। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है भाई। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? यह शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त कर उसका समाकलन करता है। प्रतिवर्ती क्रिया को परिभाषित करें तो कोई एक उदाहरण दीजिए। किसी उद्दीपन के कारण अपने आप शीघ्रता से होने वाली अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तेज प्रकाश में अचानक आंखों का बंद हो जाना। इंसुलिन हार्मोन की कमी से रुधिर के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट,
ग्लूकोज स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह नामक रोग हो जाता है रुधिर में। ठीक है। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों है, अग्नाशय। बच्चे मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क पुच्छ यानी मेडुला ऑब्लांगेटा। ऐसी दो गतियों को उदाहरण दीजिए जो वृद्धि से संबंधित नहीं है, जुगाली करती भैंस, दौड़ती बिल्ली। हमारे शरीर में पाई जाने वाली दो ज्ञानेंद्रियों के नाम, नाक, जीवा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर कौन से तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, कपाल तंत्रिका है। मस्तिष्क के तीन भाग, और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पादप किस प्रकार की गतियाँ दर्शाता है, एक तो वृद्धि पर डिपेंड गति आश्रित और एक वृद्धि से मुक्त गति। पादपों में वृद्धि से मुक्त होने वाली किसी एक गति का उदाहरण, तो छुई मुई के पौधे की पत्तियों से होने वाली स्पर्श अनुकंचन गति। छुई मुई के पौधे में जो पत्तियाँ सिकुड़ जाती है वो थोड़ी वृद्धि से संबंधित है, नहीं है। ऑक्सीन हार्मोन पुरो के किस भाग में संश्लेषित होता है, तो अग्र भाग में, नहीं टिप भाग में। तभी तो कोशिका वृद्धि होती है, पौधा बढ़ता है। पादप हार्मोन कौन सी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, दिशिक वृद्धि को। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है, अंतःकरण। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क है। पेशी कोशिका कैसे गति करती है, पेशी कोशिका अपनी आकृति बदलकर गति करती है। पेशी कोशिका अपनी आकृति कैसे बदलती है, तो पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो पेशी कोशिकाओं की आकृति तथा व्यवस्था दोनों ही बदल देते हैं। मोचक हार्मोन का कार्य बताइए। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। किसी हार्मोन द्वारा नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है, किस हार्मोन द्वारा, तो नर में तो टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। प्राणी का वह अंग तंत्र जो शरीर के भीतर की तमाम कार्यप्रणाली का नियमन या नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। संवेदी अंग किसे कहते हैं, संवेदी अंग वे होते हैं जो बाहरी पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को पहचान लेते हैं, आँख, नाक, कान। देखो इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के निचले तल से लगी रहती है और मटर के दाने के बराबर होती है। इस ग्रंथि से लगभग 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण कर रखते हैं। सामूहिक रूप से ये हार्मोन पिट्यूटाइन हार्मोन कहलाते हैं। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित कुछ हार्मोन हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन करते हैं। इस कारण इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किन्हीं 3 पादप हार्मोन का नाम, ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन और एब्सिसिक। ऑक्सिन क्या करता है, वृद्धि हार्मोन है। एब्सिसिक है संदमन हार्मोन, वृद्धि को कम करने वाला, पत्तियों का मुरझाना वगैरह इत्यादि। और वृद्धि हार्मोन में देखो कोशिका की लंबाई में वृद्धि, ये भी वृद्धि हार्मोन या तने की लंबाई में वृद्धि करता है कौन, जिब्बेरेलिन स्पेशियल। देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, वह तंत्र जो कपाल तंत्रिका मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना है उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कपाल तंत्रिका क्या होती है, मनुष्य के मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को कपाल तंत्रिका कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, जिनमें से कुछ संवेदी, प्रेरक है, मिश्रित प्रकार की होती है। मेरु तंत्रिका है, मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिका कहते हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका पाई जाती है, ये सभी मेरु तंत्रिका मिश्रित प्रकार की होती है। देखो अच्छी कार्यों का नियंत्रण किस प्रकार होता है, अग्र मस्तिष्क के कार्य को बताइए। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक पृथक होते हैं, चाहे इन संवेदी सूचनाओं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचना एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का
अर्थ लगाया जाता है। इन सब आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक पहुंचाई जाए जो ऐच्छिक पेशी की गति को नियंत्रित करती है। देखो इम्पोर्टेंट, मादा में पाए जाने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य। तो ये हार्मोन नारीत्व हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन मादा जनन अंगों के संपूर्ण विकास हेतु आवश्यक है। एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जैसे मादा की आवाज़ महीन होना, वसा का संचय, ऋजु ये ऋजु चक्र का प्रारंभ होना, स्तनों का विकास होना, बाह्य जननांगों पर रोम विकास, ये सब। तो और इम्पोर्टेंट तो कौन से है इसमें? स्नेप्स स्नेप्स स्नेप्स, ठीक है। किसे कहते हैं? स्नेप्स वही जो आपके तंत्रिका कोशिका के सबसे लास्ट में होते हैं, जो दरार होती है ना, वहाँ से जो रसायन का विमोचन होता है, रसायन आगे वाली दुर्मिका में क्या विद्युत आवेग पैदा करते हैं। इन संदेशों के ट्रांसफर के बीच में जो जगह होती है, वह कैसे ट्रांसफर होते हैं संदेश, वही है, ठीक है। अग्नाशय और थायराइड ग्रंथि, ये ठीक है, समझिए। अग्नाशय ग्रंथि, इंसुलिन का स्रावण, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आगे वाले जो जितने भी है क्वेश्चन वो अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।